इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। 3 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया। पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और इसीलिए किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? अब मैं यहां बयान नहीं करना चाहता हूं। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे हैं? यार या तो मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी। इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें हैं? कितनी सीटें ले पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टीज जहां की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। महिलाओं को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है, बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we will continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं देते, चांस नहीं देना चाहते। जो ने बिल पास की है, मैं भी देखता हूं वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूं कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या आप भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। आपने जिक्र किया 10 साल में बदलाव आया है। 10 साल में आप में भी बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी का हर समाज है। अब 10 साल पहले जितने हम जवान थे आज नहीं थे। नहीं, तो अब कांग्रेस पार्टी में भी आप नहीं है। आजाद साहब, आपने दूसरी पार्टी बनाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर। आपकी पार्टी का इस चुनाव में किस तरह का रोल रहेगा? क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले जाएंगे? देखें, कल शाम तक अभी 3 बजे तक भी आधे मेरे पास टेलीफोन आते थे। 90% ये हरियाणा का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा नहीं। तो अब यकीन हो गया कि अब हो गया, क्योंकि हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे कब होगा। बल्कि जब हमने पार्टी बनाई थी, छोड़ा था, तो उस वक्त हमें उम्मीद थी कि 2 महीने में इलेक्शन हुई।
तो हमने अपनी कैंपेन 2 साल पहले खत्म कर दी है, इसलिए आप बैठ गए। सैकड़ों पब्लिक मीटिंग की, तो मैंने इसमें पहले ही कहा कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे, और बदलाव यही नहीं आया, बदलाव पूरे हिंदुस्तान में आया, नेशनल लेवल पे आया बदलाव। नेशनल लेवल पे भी आपने 2 महीने पहले देखा कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियां लड़ी थी, लेकिन इस वक्त पूरा देश 2 गुटों में बटा हुआ था, इंडिया अलायंस एंड एनडीए अलायंस। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। नई कई पार्टियां बनी हैं, कई पार्टियां चुप हो गई हैं, स्टेटों में नई पार्टियां बनी हैं, स्टेटों में कई महाराष्ट्र में देखें 2 पार्टी की कितनी पार्टियां बन गई हैं। तो बदलाव तो पूरे देश में आया है, क्योंकि समय 10 साल बहुत समय होता है। डीपीएपी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी कितनी सीटों पर मैं लड़ेगी? किसी पार्टी और के क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? आप सीएम का चेहरा होंगे? देखें, इस वक्त में कोई सीएम का चेहरा की जरूरत नहीं है। इस वक्त है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी लीडर हो। लोगों की इस वक्त सभी लीडरों को ये छोड़ देना चाहे कि मैं लीडर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इस वक्त यह है कि लोगों को सुविधा बनेगी। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टरों से ज्यादा इस वक्त लोगों को एमएलए की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे काम, और जैसे मैंने कहा कि वो जहां सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक जा सकते हैं, दरवाजे खुले हों। ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके समय जो था वो 10 से 4, 10 से 5 था। तो अब समय का, जब चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तो समय उनके पास कुछ नहीं होता, रात को 2 बजे भी पहुंच जाते हैं जब इमरजेंसी होती है। हमने कई, जब बीमार कोई होता है 2 बजे 4 बजे भी उठाते थे। हमको क्या, पूरे पॉलिटिशियन को, पूरे हिंदुस्तान को। तो ये एक बड़ी सुविधा होती है चुने हुए नुमाइंदों में और न चुने हुए नुमाइंदों में। सर, गठबंधन वाले सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया कि क्या गठबंधन में जा सकते हैं? सर, इसी के साथ जोड़ता हूँ। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में लड़ेगी, आपने भी नई पार्टी बनाई थी। गठबंधन और आपकी पार्टी का रुख क्या रहेगा? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे 90 में से? अभी आज इलेक्शन हुआ, अभी हमें मिला है 1 हफ्ता, इसमें डिसाइड करेंगे सब लोगों से। मैंने बताया कि अभी 3 बजे तक किसी को यकीन ही नहीं था। अब आज के बाद हमारा काम और कार्रवाई शुरू होगी। अकेले जाना है, किसके साथ जाना है, कितनी सीटें लड़नी है, कितने लोग सक्षम हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है इलेक्शंस के बीच में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्सेज। इस 10 साल में ये भी बहुत, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। 10 साल, एक 10वां हिस्सा, आज का 10वां हिस्सा रिसोर्सेज लगते थे, आज 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। कौन कैंडिडेट रिसोर्सेज खर्च कर सकता है, या किसके पास क्षमता है इलेक्शन लड़ने की, किसने, ये तमाम चीजें, इलेक्शन लड़ना कोई आसान चीज नहीं, बहुत मुश्किल काम हो गया। स्टेट मुद्दा रहेगा क्या? कांग्रेस ने ये बात कही, कांग्रेस ने ऑफिशियली ये बात कही है कि हम तो चाह रहे थे कि स्टेटहुड के रिस्टोरेशन के ऊपर भी पहले पहल हो, फिर चुनाव कराए जाए। किसके? स्टेटहुड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, क्या मुद्दा रहेगा? स्टेटहुड का सबसे ज्यादा लड़ाई तो पार्लियामेंट में मैंने ही लड़ी है, किसी भी पार्टी के मुकाबले में कई दिनों तक लड़ी है। तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त क्लियर किया था कि हम स्टेटहुड देंगे, ये मान गए थे। पहले तो ले गए थे, लेकिन उसी बिल में चर्चा करने के बाद ये मान गए थे हम स्टेटहुड देंगे। फिर प्रधानमंत्री जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी सब लीडरों की जम्मू कश्मीर की, उस वक्त में फिर दोबारा से उठाया कि स्टेटहुड मान गए देना। हमने कहा था आप पहले स्टेटहुड दो फिर इलेक्शन। उन्होंने कहा ये नहीं, हम स्टेटहुड देंगे लेकिन पहले इलेक्शन करेंगे उसके बाद। तो ये उनकी पार्लियामेंट में भी यही स्टैंड है, ऑल पार्टी में भी यही स्टैंड है। तो उसको मैं दोबारा आज कहने से बेकार होगा, क्योंकि एक मानी हुई, जब उन्होंने पहले ही कह दिया, 5 साल पहले भी कहा, 3 साल पहले भी कहा, या 4 साल पहले ऑल पार्टी मीटिंग में,
अब उसको आज दोहराने से कोई फायदा नहीं। अब तो इलेक्शन हो गए, अब स्टेटहुड तो होना थी तो हो जाती। लेकिन ये ज़रूर हम आशा करेंगे कि इलेक्शन के कुछ दिनों बाद सरकार बनने की, जो भी सरकार बने तुरंत बाद स्टेटहुड होनी चाहिए और फुल फ्लेज स्टेटहुड होनी चाहिए। वरना कोई स्टेटहुड नहीं होगी तो सरकार इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं, और स्टेट के बगैर कुछ बात चलेगी नहीं। और ये स्टेट इतनी पुरानी है, सैकड़ों सालों की है। हमारे देश में सबसे पुरानी स्टेटहुड, बाकी जितने भी स्टेटें हैं वो 47 के बाद जोड़ के 660 या 62 स्टेटों को बनाकर 20-25 स्टेटें बनी थी। तो लेकिन जम्मू कश्मीर 100 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, 150 साल पहले भी, 200 साल पहले भी स्टेट ही थी। तो इसलिए उसको स्टेट से यूटी बनाना वो उचित नहीं था, वो ठीक नहीं था। तो चलो अब इन्होंने कर लिया, लेकिन अब आशा हम करेंगे कि इलेक्शन के बाद दोबारा से स्टेटहुड हमें मिल जाए। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं, और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है, और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे, और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज, कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा, और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए, और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए, और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे
तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी, तो बात करते रहेंगे। बताइए ना, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था? नहीं, इंडिया गठबंधन तो था। मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाईकमांड के, अपने हाईकमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं। अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? ना, अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था। बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें, उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए, अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं। वक्त ज़्यादा है नहीं हमारे पास।